ये वादा रहा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे मार्केट को लेकर और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर रणनीति बन रही है। टॉपिक में सर रिकमेंड करेंगे। हिमांशु सर हमारे साथ बने हुए। सर, सबसे पहले बाजार पर राय जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं आज के लिए बाजार के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेडर्स कर सकते हैं? सर आपका टेक प्लीज सर। जी शुक्रिया सर। देखिए कल जब हमारे बाजार खुले थे तो उससे पहले हमने देखा कि ओवरनाइट मार्केट्स में जबरदस्त सेलिंग थी यूएस मार्केट्स की। एक दो दिन पहले कोरिया की मार्केट, ताइवान की मार्केट में सर्किट्स लगने की बात हो रही थी। वो सब जो वॉल ऑफ वरीज थी, इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी उनके ऊपर निकल चुका था। कल खुलते सारा दिन बाजार हरे निशान के साथ लगभग काम हुआ और जब क्लोज हो रहा था तो हाईएस्ट नोट पर बंद हुआ। आखिरी के आधे घंटे में काफी अच्छी खरीदारी विजिबल थी स्क्रीन पर। जो लार्ज कैप बैंक्स थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इवन आईटी स्टॉक्स ने काफी सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये विजिबल था कि बाजार में स्ट्रेंथ बनी हुई है। और अब जब कल हमने पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज देखे हैं तो मुझे लगता है कि जो बाजार का इमीडिएट रेजिस्टेंस है और इमीडिएट एरिया ऑफ सप्लाई बना हुआ है 24,350, 24,370 का, आज ना केवल हम उसके ऊपर खुलने में कामयाब होंगे बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आज वीकली क्लोज भी इस रेंज के ऊपर आसक को लेकर व्यू पॉजिटिव है। ड्यूरिंग द डे कोई भी टिप मिलता है अगर गैप अप के बाद तो 24,300, 24,350 के आसपास खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। और अब जब तक हम 24,200 के नीचे बंद नहीं होते, मुझे लगता है कि यहाँ पर हर गिरावट पर खरीदारी के मौका ढूंढना चाहिए। अपसाइड में 24,370 के ऊपर अगर हम टिकना शुरू होते हैं तो 24,450 और 24,500 की तरफ मुझे लगता है कि इमीडिएट शायद आज या फिर मंडे के सेशन की तरफ हम वहां जाते हुए नजर आ सकते हैं। और 24,500 के ऊपर निकलते ही ये जो बड़े पिछले काफी हफ्तों से कश्मकश चल रही थी साइडवेज, जहां पर ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा था, वो ट्रेंड भी क्लियर होता हुआ नजर आएगा और बाजार अपसाइड ब्रेकआउट के लिए तैयार होगा। जहां पर 200 दिन की मूविंग एवरेज की तरफ, जो कि इस वक्त 24,800 की तरफ है, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते बाजार का लक्ष्य 24,800, 25,000 की तरफ भी जाता हुआ निफ्टी में नजर आ सकता है। अगले हफ्ते तक 24,800, 25,000 का भी लेवल दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी को आप लोग ट्रैक करके चलिएगा। यह हिमांशु सर की राय है। हमारे साथ निशित दोषी सर भी जुड़ चुके हैं, विद्यासागर इन्वेस्टमेंट के फाउंडर हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। सर सबसे पहले बाजार पर एक ओपिनियन जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से मिडल ईस्ट से भी तमाम अपडेट आ रहे हैं और भी चीजें हैं, कैसे देखते हैं? नतीजे भी आ रहे हैं सर, क्या व्यू है बाजार को लेकर, क्या नजरिया है आपका? बाजार की बात करें तो डेफिनेटली ब्रिज जी सीरीज की फ्रेश शुरुआत हुई है एंड जिस हिसाब से मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है अगस्त मंथ के शुरुआत होने वाली है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एफआईएस की सेलिंग भी अभी कम होती हुई देखने मिली है। एंड जिस हिसाब से हमें पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी देखने मिल रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ से, तो ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें तो बुलिश ही दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जिस हिसाब से 24,000 के ऊपर हम सस्टेन हुए एंड 24,200 के ऊपर भी सस्टेन हुए ये इस वीक में, सो डेफिनेटली हमें 24,400 से लेकर 24,500 तक के लेवल्स तो देखने मिलेंगे। आज के दिन में ही हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिल रही। सो ऑल इन ऑल जब तक निफ्टी 24,200 के ऊपर है तब तक लॉन्ग साइड के पोजीशंस होल्ड रखिए। डेफिनेटली हमें अगस्त सीरीज में अच्छे खासे अपसाइड देखने मिलेगी। जिस हिसाब से हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे थे 23,600 से लेके 24,400 की, ये रेंज अभी अगस्त महीने में ब्रेक होते हुए देखने मिलेगी एंड हमें अपसाइड में वापस से 24,800 से लेके 25,000 के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल बुलिश ट्रेड्स ही देखने मिल रहे हैं एंड डेफिनेटली हमें लॉन्ग साइड के पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी हमें लास्ट 3-4 दिनों से थोड़ा अंडर परफॉर्म या कंसोलिडेशन करते हुए देखने मिल रहा था। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में 56,000 से लेके 57,500 एक 1,500 पॉइंट की रेंज बनी हुई देखने मिली थी। सो डेफिनेटली अभी ये रेंज फिर ब्रेक होते हुए देखने मिलेगी एंड हमें अपसाइड में 58,000 से लेके 59,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। सो अभी फिलहाल डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में कल के दिन में हमें थोड़ा कूल ऑफ देखने मिला लास्ट 3-4 दिन के रैली के बाद। सो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में अभी थोड़ा कूल ऑफ कंटिन्यू रहेगा एंड बैंकिंग स्टॉक्स में वापस से एक अपसाइड हमें कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल निफ्टी बैंक पे फोकस रखिए। डेफिनेटली हमें जैसे ही 57,500 के अबाउट ब्रेकआउट देखने मिलेगा, हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखने मिलेगी। सो दोनों ही इंडाइसेस पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस होल्ड रख के अच्छे खासी अपसाइड हमें अगस्त की सीरीज में देखने मिलेगी।
ठीक है, ये सर की राय है निफ्टी बैंक को लेकर और निफ्टी को लेकर, तो वो लेवल्स आप लोग ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। हिमांशु सर, मैं कल से ही एक्स पर देख रहा हूँ, इतने ज़्यादा ट्वीट आ रहे हैं साउथ कोरिया से, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर मार्केट है, चाहे वहाँ का जो इंडेक्स है कोस्पी, आप देखेंगे पिछले एक महीने में 34 से 40% के आसपास क्रैश हुआ। अब आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि 15% फिर से बढ़ गया है। अगर आप एसके हाइनेक्स देखेंगे तो करीब करीब 25% बढ़ा हुआ है, सैमसंग देखेंगे तो 20% चढ़ गया है। लेकिन यही बाजार में हम लोग प्रीवियस एक मंथ में अगर आप व्यू लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया मार्केट। और ऐसे कमेंट्स थे, मतलब एक्स पे ट्वीट किए गए थे इतने सारे, कि कोई कह रहा था कि हमने घर खरीदने के लिए सेविंग किया था या बैंक में पैसे रखे तो वो पैसे निकाल के हमने लेवरेज पे या मार्जिन पे पैसे लगा दिए, क्योंकि जिस रैली में मार्केट चल रहा था सोचे पैसा बनेगा। क्योंकि हमने देखा भी सभी मार्केट को पछाड़ते हुए कैसे साउथ कोरिया का बाजार ऊपर गया, उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट। सर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या व्यू है, कैसे देखते हैं एआई को? जिस तरह से एआई का हाइप बना, उसके बाद इतनी गिरावट, फिर वापस से आज की तेजी को लेकर फिर कहा जा रहा है एआई ने वापस कमबैक कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस कहानी को सर? देखिए सर, ये कुछ लाइफ के लेसन्स हैं जो हार्ड वे ही समझ में आते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स को चेज करना या शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को चेज करना, मोमेंटम को चेज करना, स्टोरिफिकेशन को चेज करना कई बार बहुत रिस्की हो सकता है। इक्विटीज बाय इट्स वेरी नेचर एक रिस्की एसेट क्लास है। हमेशा देखिए, जब हम पढ़ते आए हैं, आज तक सुनते आए हैं, तो और हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट यही सलाह देता है कि आप सिर्फ उतना ही पैसा इक्विटीज में लगाइए जो आपको नियर टर्म में, बहुत इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जो आप 3 से 5 साल के लिए लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इक्विटी इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। यूजुअली होता क्या है कि कभी भी कोई, और ये पहली बार नहीं है कि अभी ये एआई बबल जैसे बना या नहीं बना, ये तो समय बताएगा, या चिप्स का बूम बस्ट हुआ या नहीं हुआ ये भी समय बताएगा। लेकिन कई बार ऐसे बूम्स और बस्ट बबल्स हुए हैं हिस्ट्री में। कभी टेक बबल था, कभी रियल एस्टेट 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस थी। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे ही रैलीज होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल रिटर्न्स जब दिखने शुरू हो जाते हैं कि एक साल में मार्केट 2 गुना 3 गुना हो गया। और अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड इंडेक्स में साउथ कोरिया का मार्केट शेयर जो ताइवान का मार्केट शेयर था, वो बास्केट में इंडियन मार्केट से भी ज्यादा हो चुका था, और सिर्फ 2 कंपनीज के बैक पर। नो डाउट्स फंडामेंटल्स थे, पीछे ड्रिवन थे, फंडामेंटल्स थे, प्रॉफिटेबिलिटी थी, ग्रोथ थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुकेगा, ये सबको पता है। कब रुकेगा वो किसी को नहीं पता होता, और उस वक्त पे एक्चुअली मैक्सिमम पेन होता है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि कब एग्जिट का सही समय है। तो बेसिकली इन थीम्स को प्ले करने के लिए स्ट्रेटेजिकली प्ले करना जरूरी है। आप हमेशा सिर्फ लिमिटेड एलोकेशन इस तरह के ट्रेड्स में लीजिए, जो टैक्टिकल एलोकेशन है, सैटेलाइट एलोकेशन जिसको बोला जाता है, एग्रेसिव बेट्स ली जाती हैं, और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर, जो आपने बात की, बेसिकली ये जो टैक्स भरा पड़ा है पोस्ट के साथ, ये बेसिकली ऑफिशियल वहां के मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी कल अपोलॉजीज की स्टेटमेंट्स निकल कर आई हैं, क्योंकि कुछ वहां पर बहुत ज्यादा लीवरेज प्रोडक्ट्स इस तरह से लॉन्च कर दिए गए थे कि बहुत कम मार्जिन में एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिया जा रहा था इन टेक स्टॉक्स की तरफ, इन ईटीएफ्स में। और जब वहां पर अनवाइंडिंग शुरू हुई तो बेसिकली आप समझते हैं, जब आप 10 रुपए लगाकर 100 रुपए का एक्सपोजर लेंगे, और जब वो अगर 10% करेक्ट होगा या 20% या 30% करेक्ट होगा, तो आपकी इनिशियल जो 10 रुपए की धनराशि थी वो तो वाइप आउट हो जाएगी, इससे पहले आप समझ पाएंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं लीवरेज का जो इस्तेमाल है, वो मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है, उसको सोच समझ के यूज करें। और इंडियन मार्केट्स में भी जिस तरह का एमटीएफ का जो ट्रेड और चलन है, उसको भी सेंसिबली उसके रिस्क, उसके प्रॉफिट और उसके कॉन्स दोनों को समझ के जरूर ध्यान में रखें। तो ये मेरा इस मार्केट पर टेक है। वापस अगर टेक पर आए तो देखिए, टेक फ्यूचर है। टेक हमेशा, मुझे लगता है कि हमेशा से टेक ऐसी चीज है जो इनोवेट होती रहेगी, अपने आप को अपडेट करती रहेगी। नेस्डैक 100 में आज जो स्टॉक्स हैं, हो सकता है कोई उसमें से निकले, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी का स्टॉक निकल कर आए। तो टेक्नोलॉजी तो यहाँ हमेशा रहने वाली है। बड़े रनअप के बाद करेक्शंस आएंगे, नॉर्मल शार्प भी होंगे, क्योंकि बड़ा रनअप शार्प शॉर्ट टर्म में बड़े गेंस बनते हुए नजर आए। लेकिन करेक्शंस को झेलने के लिए जरूरी है कि आपका एलोकेशन ग्लोबली, एसेट वाइज, स्ट्रेटेजिकली सही हो, और वो पैसा वो हो जो बेसिकली आपका मेन मनी ना हो, मेन कॉर्पस ना हो, जिसकी आपको नियर टर्म में भी जरूरत पड़ सकती है। जी
ठीक है सर, हमारा वादा रहा जो सेगमेंट है सर, सबसे इसकी खास बात है कि इसमें एफएनओ सेगमेंट से टॉप पिक रिकमेंड किए जा रहे हैं। हिमांशु सर, सबसे पहले मैं आपसे ही चाहूंगा कि आप ही रिकमेंड कीजिए आज के लिए क्या रहेगा एफएनओ सेगमेंट के लिए खास। देखिए जी, पहले तो मैंने व्यू अभी निफ्टी पे अपना शेयर किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि 24,350 370 का जो हर्डल है उसके ऊपर बाजार खुलेगा। उसके ऊपर बाजार खुलने के बाद मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि आज फॉलो थ्रू मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में कल जाते जाते खरीदारी देखने को विजिबल थी। इसको ट्राइड करने के लिए हम 24,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो कि कल 104 रुपए पर बंद हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें 20 30 40 रुपए का उछाल भी, गैप अप भी मिलता है, तो वहां पर स्टैगर्ड वे में एंट्री कीजिए। मतलब 120 125 रुपए तक आपको एंट्री मिलती है 120 140 रुपए में, तो वहां पर इसमें खरीदारी की जा सकती है। बड़ा गैप अप होगा तो उस वक्त चेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा कूल ऑफ होने देंगे, 120 140 की रेंज में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि 100 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस पहले मैंने सुझाया था, लेकिन अब मैं इसको रिवाइज करके 70 रुपए का स्टॉप लॉस करना चाहता हूं, ताकि कोई इंट्राडे अगर वॉलेटिलिटी रहे तो उसमें स्टॉप लॉस में आप बाहर ना हो जाएं। और अपसाइड में 220 से 250 रुपए तक के टारगेट्स मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर निफ्टी की 24,300 की कॉल में आते हुए नजर आ सकते हैं। इसका जो अंडरलाइंग रीजन है वो ये है कि मुझे आज लगता है कि 24,450 24,500 की तरफ इंट्राडे में बाजार निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सर की तरफ से कॉल दिया जा रहा है निफ्टी में 24,300 का कॉल ऑप्शन जो है स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूं आपको, यहां से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एंट्री लेवल रहेगा 140 150 का, टारगेट जो रहेगा 220 से 250 का रहेगा, और स्टॉप लॉस आप लोग 70 का जरूर मेंटेन कीजिए। बार बार मैं रिपीट करता हूं, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए। और ये हिमांशु सर की ओर से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है, ये वादा रहा सेगमेंट में। निशित सर, आपकी तरफ से एफएनओ सेगमेंट्स में क्या रहेगा आज के लिए टॉपिक में? आज के दिन में हम जिस पे फोकस रखने की रहेगा वो है बैंकिंग स्टॉक्स में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स बाय करने रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में एक अच्छे खासे हमें कल के दिन में भी एक उछाल देखने मिला था, एंड ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लोअर लेवल्स पर अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स बाय कीजिए। 1060 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 1060 के टारगेट्स के लिए फ्यूचर्स बाय करने की राय रहेगी। अगस्त के फ्यूचर्स डेफिनेटली हमें बैंकिंग स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम बनते हुए देखने मिलेगा, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक अच्छी खासी उछाल हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, रिकमेंड किया जा रहा है फ्यूचर में बाय करके चल सकते हैं। एसबीआई लॉन्ग पोजीशन बनाए, यहां पर टारगेट रहेगा 1060 का, स्टॉप लॉस 1000 का लगाकर चल सकते हैं। तो दो टॉप पिक रिकमेंड किए गए, ये वादा रहा सेगमेंट में। हिमांशु सर ने एक लेवल्स बताए हैं और एसबीआई जो है निश्चित सर की ओर से दिया गया, तो दोनों आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। तो इस सेगमेंट को हम लोग, आप लोग बने रहिएगा सर, अब बातचीत कंटिन्यू रहेगी। इस सेगमेंट को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं।